कहते हैं, कुछ जमीनें सिर्फ मिट्टी नहीं होती, वो अपने अंदर पुराने राज दफन करके रखती हैं। ऐसे राज जो सालों तक चुप रहते हैं और फिर अचानक किसी की जिंदगी में तूफान बनकर लौट आते हैं। रघु ने भी कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में भी ऐसा ही कोई राज आने वाला है। रघु एक सीधा साधा किसान था, न ज्यादा लालच न ज्यादा सपने। बस इतना चाहता था कि उसका छोटा सा परिवार सुकून से जी सके। सालों तक उसने दिन रात मेहनत की, दूसरों के खेतों में मजदूरी की, कभी बैलगाड़ी चलाई, कभी मंडी में बोरे ढोए। तब जाकर थोड़ा थोड़ा करके कुछ पैसे जोड़ पाया और एक दिन उसने फैसला किया, अब अपना खेत होना चाहिए। गांव का जमींदार भानु प्रताप अपनी कुछ जमीन बेच रहा था। रघु ने हिम्मत करके वही जमीन खरीद ली। जब रघु कागज लेकर घर लौट रहा था तो रास्ते में कुछ गांव वाले उसे अजीब नजरों से देखने लगे। एक बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, रघु, वो जमीन मत लेना। क्यों काका, क्या हुआ उस जमीन को? बूढ़ा कुछ बोलने ही वाला था कि पास खड़े दूसरे आदमी ने उसे चुप करा दिया। रघु ने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा शायद लोग बस यूं ही कह रहे होंगे। और फिर शुरू हुई उसकी मेहनत। सुबह सूरज उगने से पहले रघु खेत पहुंच जाता। दोपहर की तेज धूप, पसीना, थकान, लेकिन रघु की आंखों में बस एक ही सपना था, हरी भरी फसल। धीरे धीरे खेत सच में लहलहाने लगा। हरी बालियां हवा में झूमती तो ऐसा लगता जैसे खेत मुस्कुरा रहा हो। गांव वाले भी हैरान थे। वाह रघु, इस बार तो तू माला माल हो जाएगा। रघु के चेहरे पर भी महीनों बाद सुकून दिख रहा था। लेकिन कभी-कभी रात के समय जब रघु खेत से लौट रहा होता तो उसे ऐसा लगता जैसे कोई दूर से उसे देख रहा हो। बरगद का एक पुराना पेड़ खेत के कोने में खड़ा था। उसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं अंधेरे में किसी के हाथों जैसी लगती थीं। कभी-कभी हवा चलती तो पेड़ की शाखाएं अजीब आवाज करतीं, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। रघु ने खुद को समझाया, बस वहम है, और वो घर लौट आता। फिर आया वो दिन जिसका उसे महीनों से इंतजार था। कटाई से ठीक एक रात पहले रघु ने आखिरी बार खेत देखा। फसल इतनी अच्छी थी कि चांदनी में भी बालियां चमक रही थीं। रघु ने संतोष की सांस ली। अब सब ठीक हो जाएगा। वो मुस्कुराते हुए घर लौट आया। घर पहुंचते ही गौरी ने हल्की चिंता में पूछा, आ गए आप? आज बहुत देर कर दी। देर नहीं हुई, बस खेत को देखता रह गया। इतनी अच्छी फसल है ना, इस बार सब बदल जाएगा। सच में? फिर तो इस बार हमारा कर्ज भी उतर जाएगा। हाँ, और तेरे लिए नए गहने भी लाऊंगा। बस एक रात और। भगवान करे सब अच्छा ही हो। पता नहीं क्यों मन थोड़ा घबरा रहा है। अरे कुछ नहीं होगा, अब सब ठीक हो जाएगा। अगली सूर्य उदय से पहले जब रघु खेत पहुंचा तो उसके कदम अचानक वहीं रुक गए। उसकी आंखें फैल गईं। पूरी फसल सूख चुकी थी। हरे भरे पौधे अब काले और बेजान पड़े थे, जैसे रातों रात किसी ने उनमें से जान खींच ली हो। हवा भी अजीब तरह से शांत थी। और उसी वक्त रघु की नजर खेत के कोने में खड़े उस बरगद के पेड़ पर पड़ी। पेड़ की शाखाएं हिल रही थीं, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। रघु का गला सूख गया। कुछ पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उस पेड़ के पीछे कोई खड़ा है, कोई जो उसे देख रहा है। रघु ने सिर झटका। नहीं, ये सब वहम है, उसने खुद को समझाया। उसने सोचा शायद मौसम खराब रहा होगा। रघु भारी कदमों से खेत से लौट रहा था। उसकी आंखें खाली थीं। चेहरे पर थकान नहीं, हार साफ दिख रही थी। गांव के कुछ लोग रास्ते में खड़े उसे देखने लगे। एक आदमी हंसते हुए बोला,
क्यों रघु, क्या हुआ तेरी सोने जैसी फसल का? एक ही रात में सब गायब? दूसरा ताना मारते हुए बोला, हमने पहले ही कहा था वो जमीन ठीक नहीं है, पर तू तो बड़ा होशियार बना फिरता था। अरे ये जमीन नहीं, अभिशाप है, अभिशाप। जिसने भी ली कभी नहीं पनपा। रघु बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया, लेकिन उसके कानों में गांव वालों की बातें देर तक गूंजती रहीं। रघु बिना कुछ बोले घर पहुंचा। उसके चेहरे पर हैरानी और डर साफ झलक रहा था। गौरी ने उसे देखते ही पूछा, क्या हुआ रघु, आज इतने चुप क्यों हो? रघु ने धीमी आवाज में कहा, गौरी, पूरी फसल सूख गई। क्या? लेकिन कल ही तो सब ठीक था। हाँ, कल तक सब हरा भरा था और आज जैसे किसी ने जान ही खींच ली हो। ये ठीक नहीं है रघु, कुछ तो गड़बड़ है उस जमीन में। नहीं, शायद मौसम का असर होगा। मैं फिर से मेहनत करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। उसने खुद को संभाला और दोबारा खेत में उतर गया। दिन रात मेहनत, पसीना, थकान। इस बार उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत की। धीरे धीरे फसल फिर से उगने लगी और इस बार पहले से भी ज्यादा घनी। गांव वाले फिर बातें करने लगे। लगता है रघु की किस्मत बदल गई। इस बार तो फसल देख, सोना उगाया है जैसे। रघु के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान लौट आई थी। लेकिन कटाई से एक रात पहले फिर वही हुआ। सुबह जब रघु खेत पहुंचा तो उसकी सांसें थम गईं। पूरी फसल फिर से बेजान पड़ी थी। इस बार कुछ गांव वाले भी वहां इकट्ठा हो गए। एक आदमी धीरे से बोला, फिर से वही हुआ। हमने पहले ही कहा था ये जमीन ठीक नहीं है। ये मेहनत का खेल नहीं है रघु, कुछ और है यहां। रघु कुछ बोल नहीं पाया, बस खामोशी से सूखी फसल को देखता रहा। वो भारी कदमों से घर लौटा। गौरी दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसने रघु का चेहरा देखा और सब समझ गई। वो घबरा कर बोली, रघु, फिर से? हाँ, इस बार भी सब खत्म। ये जमीन ठीक नहीं है रघु, हर बार मेहनत बेकार हो जाती है। खेती छोड़ दो, कोई और काम शुरू कर लेते हैं। मैंने सब कुछ लगा दिया इसमें गौरी, अब कैसे छोड़ दूं? जिंदगी ज्यादा जरूरी है रघु, मुझे डर लगता है। और उस दिन पहली बार रघु को भी लगा, शायद इस जमीन में सच में कुछ गलत है। शाम ढल रही थी, आसमान हल्का लाल हो चुका था। रघु भारी कदमों से जमींदार भानु प्रताप की हवेली की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर थकान नहीं, बेबसी साफ दिख रही थी। हवेली के बाहर खड़े नौकर ने उसे रोका। क्यों आया है फिर से? काम धाम नहीं है क्या? रघु ने धीमी आवाज में कहा, मालिक से मिलना है, बहुत जरूरी बात है। अंदर से जमींदार की कड़क आवाज आई, कौन है बे? क्यों शोर मचा रखा है? रघु अंदर पहुंचा। भानु प्रताप आराम से कुर्सी पर बैठा हुक्का पी रहा था। रघु ने हाथ जोड़ लिए। मालिक, वो खेत कुछ ठीक नहीं है। मेरी फसल बार बार खराब हो रही है। तो मैं क्या करूं? बारिश भी मैं कराऊं क्या? या फिर तेरे खेत में भूत प्रेत रहते हैं? रघु ने आखिरी बार कहा, मालिक, आप वो जमीन वापस ले लो, मेरे पैसे लौटा दो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कसम से मालिक, उस जमीन में कुछ गड़बड़ है। रात को अजीब आवाजें आती हैं। जमींदार गुस्से में बोला, दिमाग खराब हो गया है तेरा। बेच दी जमीन, अब वापस नहीं होगी। नाटक करने आया मेरे सामने। रघु की आंखें भर आईं। रघु चुपचाप मुड़ गया। उसके कदम भारी थे और दिल में अब डर से ज्यादा कुछ और जन्म ले चुका था, गुस्सा।
और सच जानने की जिद। रात गहरा चुकी थी। घर पहुंचकर वो चुपचाप बैठ गया। गौरी घबराकर बोली, क्या हुआ? जमींदार ने क्या कहा? कहा भुगत, चाहे फसल जले या किस्मत। अब क्या करेंगे रघु? सब कुछ तो लगा दिया हमने। रघु ने धीमे लेकिन टूटे हुए स्वर में कहा, समझ नहीं आ रहा। मेहनत कम नहीं है, फिर भी हर बार। मुझे डर लग रहा है रघु, ये सब ठीक नहीं है। डर से पेट नहीं भरता गौरी, पर अब ये भी समझ नहीं आ रहा कि लड़ूं कैसे। तभी बाहर से आवाज आई, रघु, ओ रघु। रघु ने बाहर आकर देखा, गांव का बूढ़ा काका खड़ा था। काका धीमी आवाज में बोला, बेटा, मैंने पहले ही मना किया था उस जमीन के लिए। रघु थके स्वर में बोला, काका, अगर कुछ जानते हो तो साफ साफ बताओ। ये बात हर किसी को नहीं बताते। गांव के आखिर में बाबा हरिदास रहते हैं। बाबा, वो क्या करेंगे? उन्होंने बहुत कुछ देखा है जो हम नहीं देख पाते। अगर इस जमीन का सच कोई जानता है तो वो वही है। गौरी तुरंत बोली, रघु, सुबह ही उनके पास चलो। रघु कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, अब आखिरी उम्मीद भी आजमा लेते हैं। रात, घर में सन्नाटा था। अचानक अली की धीमी आवाज सुनाई दी, आप फिर आ गईं। रघु झट से उठा। अली, किससे बात कर रहा है? अली खिड़की की तरफ देख रहा था। गौरी डरकर बोली, कौन आंटी? अली मासूमियत से बोला, वो आंटी सफ़ेद कपड़ों वाली। वो कहती हैं उन्हें बहुत दर्द है। क्या चाहती हैं वो? कहती हैं उन्हें इंसाफ चाहिए। अगली सुबह रघु बाबा हरिदास के पास पहुंचा। बाबा, मेरी मदद करो, उस जमीन में कुछ है। बाबा ने आंखें बंद की। देर कर दी तूने आने में। रघु चौंका। आप जानते थे? बाबा धीरे से बोले, जिसे इंसाफ नहीं मिलता वो पुकारता है। रघु घबरा कर बोला, कौन है वो? बाबा की आवाज भारी हो गई। बरगद वाली, काली। बाबा, वो क्या चाहती है? इंसाफ। किस बात का इंसाफ? जिसका हक छीना गया हो उसकी आत्मा कभी शांत नहीं होती। तो मैं क्या करूं? आज रात मेरे साथ चल। हवा बिल्कुल ठंडी थी। पेड़ की टहनियां बिना हवा के हिल रही थीं। रघु डरते हुए बोला, बाबा, यही है वो? बाबा ने गंभीर आवाज में कहा, डर मत, सच से भागेगा तो ये तुझे जीने नहीं देगा। रघु ने हिम्मत जुटाई। जो भी हो, सामने आओ। कुछ पल सन्नाटा, फिर एक ठंडी हवा का झोंका चला और धीरे धीरे सफेद धुंध में एक आकृति बनने लगी। बाबा, ये वही है। लंबे बिखरे बाल, झुका हुआ चेहरा। रघु की सांस अटक गई। अचानक एक टूटी हुई आवाज गूंजी, मैं चोर नहीं थी। रघु कांपते हुए बोला, तो कौन था? आवाज और गहरी हो गई, जिसे तू मालिक कहता है, भानु प्रताप। रघु की आंखें फैल गईं। काली की आकृति धीरे धीरे रघु के करीब आ गई। उसकी आवाज अब पहले से साफ थी, लेकिन दर्द से भरी हुई। तुम सच जानना चाहते हो? रघु ने धीमे से कहा, हां, हमें सब सच जानना है। कुछ पल खामोशी रही, फिर काली ने बोलना शुरू किया, मैं चोर नहीं थी, मैं एक साधारण औरत थी। मेरा एक छोटा सा घर था, पति और एक छोटा बेटा। एक खुशहाल घर, बच्चा खेल रहा है,
काली हंस रही है। काली की आवाज कांपने लगी। हम गरीब थे, लेकिन खुश थे। लेकिन एक रात ने सब छीन लिया। काली का पति रामू खेत से लौट रहा था। रात का समय, अंधेरा, सन्नाटा। तभी उसे मंदिर के पास हलचल दिखी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और जो उसने देखा उसके कदम वहीं जम गए। भानु प्रताप मंदिर के अंदर से निकल रहा था। उसके हाथ में सोने का चमकता हुआ कलश। रामू हैरान रह गया। मालिक, आप ये क्या कर रहे हैं? भानु प्रताप ठिठक गया। धीरे धीरे उसकी आंखें खतरनाक हो गईं। जो तूने देखा है उसे भूल जा। काली का पति बोला, ये मंदिर का कलश है, ये पाप है। भानु प्रताप उसके करीब आया और धीमे लेकिन डरावने स्वर में बोला, अगर ये बात किसी को बताई तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। काली का पति डर तो गया, लेकिन बोला, सच छुपाऊंगा नहीं। वो भागता हुआ घर पहुंचा। काली, आज जो मैंने देखा वो बहुत गलत है। काली घबराकर बोली, क्या हुआ? वो बोला, जमींदार मंदिर का कलश चुरा रहा था। काली सन्न रह गई। ये कैसे हो सकता है? उसी रात भानु प्रताप परेशान होकर सोचने लगा, रामू ने मुझे देख लिया। अगर उसने गांव वालों को बता दिया तो सब खत्म हो जाएगा। उसकी आंखें सख्त हो गईं। नहीं, उससे पहले ही मुझे कुछ करना होगा। सुबह होते ही भानु प्रताप ने पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया। सुनो सब लोग, मंदिर से सोने का कलश चोरी हो गया है। भीड़ में हलचल मच गई। क्या? ये कैसे हुआ? भानु प्रताप जोर से बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा है काली के पति को रात मंदिर के पास घूमते हुए। भीड़ गुस्से में चिल्लाने लगी, उसे बुलाओ, चोर को सजा दो। काली का पति सामने आया। मैं चोर नहीं हूं, असल चोर ये है। उंगली जमींदार की तरफ उठाता है। कुछ पल सन्नाटा। फिर भानु प्रताप का चेहरा बदल गया। वो गुस्से में चिल्लाया, देखा, चोरी करके उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। चोर ऊपर से कोतवाल को डांटे। भीड़ भड़क उठी। जमींदार पर इल्जाम लगाएगा, मारो इसे। लोग डंडों से उस पर टूट पड़े। काली चिल्लाती हुई बीच में आई, रुको, ये सच बोल रहा है, इसे मत मारो। वो हाथ जोड़कर रोने लगी, भगवान के लिए छोड़ दो इसे। लेकिन भीड़ नहीं रुकी। डंडे, लात, घूंसे। काली का पति गिर पड़ा। खून से लथपथ उसकी सांसें टूटने लगीं। काली रोते हुए बोली, उठो, कुछ बोलो। उसने धीरे से कहा, मैं झूठ नहीं बोला। और उसकी सांस वहीं थम गई। सन्नाटा। भीड़ धीरे धीरे शांत हो गई। काली की आवाज अब टूट चुकी थी। उस दिन मैंने सब खो दिया, सच भी और मेरा परिवार भी। आखिरी पल, रात, बरगद का पेड़। काली अकेली खड़ी थी, आंखों में आंसू, दिल में दर्द। वो आसमान की तरफ देखती है। जब सच बोलने वालों का यही हाल होता है तो जीकर भी क्या करूं? उसके हाथ कांप रहे थे। पास ही रखा तेल का मटका। वो धीरे धीरे उसे उठाती है। कुछ पल रुकती है, जैसे आखिरी बार उम्मीद ढूंढ रही हो। लेकिन चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। उसने खुद पर तेल डाल लिया। आंखों से आंसू बहते रहे। आखिरी बार फुसफुसाई, लेकिन एक दिन सच जरूर बाहर आएगा। अगले ही पल, चटाक, आग की लपटें उठीं। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर आग में घिर गया। उसकी चीखें सन्नाटे में गूंज उठीं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। बरगद के नीचे सिर्फ जल चुकी जमीन
और राख बची थी। धुंध फिर से छाने लगी और उसी धुंध में एक परछाई खड़ी थी। काली अब एक आत्मा बन चुकी थी। काली की आवाज गूंजी, उन्होंने सब कुछ छीन लिया, मेरा घर, मेरा परिवार और मेरा सच। रघु ने हिम्मत करके कहा, मैं तेरी मदद करूंगा, तेरा सच सबके सामने लाऊंगा। काली कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, क्या तू सच में मेरा साथ देगा? अब ये मेरी लड़ाई भी है, सच के लिए डरना छोड़ना पड़ेगा। तो सुन, उसने जो चुराया था वो अब भी उसके पास है। कहां? उसके घर के आंगन में, जहां उसने अपना पाप छुपाया है। सुबह होते ही रघु पूरे गांव वालों को लेकर जमींदार की हवेली पर पहुंच गया। भीड़ जमा हो गई, सब एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। रघु आगे बढ़ा, आवाज ऊंची की, सुनो गांव वालों, आज तुम्हारे सामने सालों पुराना राज खुलने वाला है। भीड़ में हलचल हुई। एक आदमी बोला, कैसा राज? रघु ने सीधे जमींदार की तरफ देखते हुए कहा, मंदिर के सोने के कलश का राज। ये सुनते ही भानु प्रताप का चेहरा बदल गया। क्या बकवास कर रहा है तू? आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सबकी नजरें अब जमीन पर थीं। रघु ने फावड़ा उठाया और नीचे खुदाई शुरू कर दी। जमींदार चिल्लाया, रुक जा, ये क्या कर रहा है? रघु बिना रुके बोला, सच यहीं दबा है। फावड़ा किसी चीज से टकराया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ मिला? क्या है वो? रघु जल्दी जल्दी मिट्टी हटाने लगा और फिर मिट्टी के अंदर से सोने का चमकता हुआ कलश बाहर निकला। भीड़ एकदम चौंक उठी। अरे, ये तो मंदिर का कलश है। सच में ये यहीं दबा था। सबकी नजरें जमींदार पर टिक गईं। रघु ने कलश उठाकर ऊंचा किया। यही है वो सच जिसे सालों से छुपाया गया। जमींदार के चेहरे से रंग उड़ गया। वो हकलाते हुए बोला, ये झूठ है। रघु गरज कर बोला, झूठ आज खत्म हो गया। जिसे तूने चोर बताया वो बेगुनाह था। भीड़ गुस्से में चिल्लाने लगी, धोखा दिया इसने, एक निर्दोष की जान ले ली। जमींदार पीछे हटने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी, तुम लोग मेरी बात सुनो। रघु आगे बढ़ा, अब तेरी नहीं, सच की सुनी जाएगी। जमींदार पीछे हटने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी, तुम लोग मेरी बात सुनो। रघु आगे बढ़ा, अब तेरी नहीं, सच की सुनी जाएगी। भीड़ अचानक गुस्से से उबल पड़ी। मारो इसे, इसी की वजह से एक परिवार उजड़ गया, इसे जिंदा मत छोड़ो। गांव वालों के गुस्से के बीच पुलिस वहां पहुंच गई। जमींदार घबराकर चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। रघु आगे बढ़ा। उसकी आंखों में गुस्सा था। झूठ तू सालों से बोलता आ रहा था, आज सच जीत गया। पुलिस उसे लेकर जाने लगी। जमींदार आखिरी बार चिल्लाया, तुम सबको इसका पछतावा होगा। बाबा हरिदास शांत स्वर में बोले, पछतावा उसे होता है जिसने पाप किया हो। पुलिस उसे लेकर चली गई। भीड़ धीरे धीरे शांत हो गई। उसी रात बरगद का पेड़। रात फिर से गहरी हो चुकी थी। रघु और बाबा बरगद के पेड़ के पास खड़े थे। हवा हल्की हल्की चल रही थी। अचानक एक हल्की सी रोशनी पेड़ के नीचे फैलने लगी। काली की आकृति धीरे धीरे सामने आई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, एक सुकून था। उसकी आवाज धीमी और शांत थी, तुमने मुझे इंसाफ दिलाया। रघु ने सिर झुका लिया, ये मेरा फर्ज था।
काली ने बाबा की तरफ देखा। सालों का दर्द आज खत्म हुआ। बाबा हरिदास बोले, अब तू आजाद है। काली की आंखों में हल्की चमक आई। अब मैं जा सकती हूं। धीरे धीरे उसकी आकृति रोशनी में बदलने लगी और हवा में घुल गई। हवा का एक हल्का झोंका आया और सब शांत हो गया। अगली सुबह रघु अपने खेत पर खड़ा था। इस बार फसल हरी भरी थी, हवा में लहराती हुई। गौरी मुस्कुराते हुए बोई, अब सब ठीक हो गया। रघु ने आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, हां, अब सच में। Subscribe to my channel.